हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जीवन अवधि के बारे में। आइए फिर से एक बार जीवन अवधि को हम दोहरा लेते हैं। देखिए, जन्म से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रत्येक जीव का अलग अलग जीवन काल होता है, अलग अलग जीवन अवधि होती है। पृथ्वी में कई प्रकार के जीव हैं, कई प्रकार के जंतु हैं, कई प्रकार के पौधे और वनस्पतियां हैं। सभी का जीवन काल, सभी की जीवन अवधि अलग अलग होती है। जैसे कि मैं बात करूं मनुष्य की, मैंने आपको बताया था मनुष्य की जीवन अवधि लगभग 100 वर्ष होती है। वहीं अगर वृक्ष में लें हम, वृक्ष में अगर बरगद की लें हम, बरगद का होता है लगभग 500 वर्ष। और वहीं अगर पीपल की बात करें तो पीपल का जीवन काल लगभग होता है 2500 वर्ष। मैंने गाय का बताया था, गाय का जीवन काल होता है लगभग 26। तो किसी वनस्पति या किसी जीव जंतु के छोटे या बड़े होने का कोई मतलब नहीं होता है कि अगर कोई जीव छोटा सा है तो उसका जो जीवन काल है, उसकी जीवन अवधि है वो छोटी होगी, और कोई जीव बड़ा है तो उसकी जीवन अवधि हमारे ज़्यादा होगी। ये तो उसका कद या छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं रहता है। यहीं पर जैसे देख लीजिए, जो कछुआ होता है, कछुआ हमारा छोटा होता है, लेकिन कछुए का जीवन अवधि, जो जीवन काल है, लगभग होता है 150 वर्ष। और गाय जो कि कछुआ से बड़े होती है, और गाय का जीवन काल कितना होता है? 26 वर्ष। तो जीवन अवधि के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में जो समय होता है वो हमारा क्या होता है? जीवन अवधि या जीवन काल। अब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे जनन। आइए पहले जानते हैं जनन हम कहते किसे हैं। जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। प्रत्येक जीव में अपने समान, कोई भी जीव है तो उसे वो चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो, तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन या प्रजनन कहते हैं। अब देखो, ये जो जनन है या प्रजनन है, ये कितने प्रकार से होता है? या 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 में होता है क्या हमारा? अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल, और लैंगिक प्रजनन को हम बोलते हैं सेक्सुअल। चलिए अब एक एक करके लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के बारे में अच्छे से हम जानते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? देखिए, जिस जनन में एक ही जीव या जनक की आवश्यकता होती है, मतलब कि जिस जनन या प्रजनन में केवल एक जीव की आवश्यकता होती है या एक जनक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। इसे क्लोन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान देना है। इसे क्लोन कहते हैं। आखिर आपके दिमाग में बात ये आई होगी कि इसे क्लोन हम क्यों कहते हैं? इसे क्लोन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जनन में जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो अपने जनक के समान होती है। यानी जो जीव रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, जो जीव प्रजनन में भाग लेता है, प्रजनन से उत्पन्न जीव अपने जनक के समान होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? क्लोन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन। उसके बाद फिर हम अलैंगिक प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं, एक एक प्रकार करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन। जिस प्रकार अलैंगिक प्रजनन में हमें प्रजनन के लिए, जनन के लिए एक जनक की आवश्यकता होती थी या एक जीव की आवश्यकता होती, इसका जस्ट अपोजिट है हमारा कि जो हमारा लैंगिक प्रजनन है, तो लैंगिक प्रजनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है या 2 जीवों का आवश्यकता होती है। अगर 2 जीव संलग्न होकर इकट्ठा होंगे तभी लैंगिक प्रजनन संभव है। देखिए, केंचुए में एक जीव ही रहता है तब भी उसमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो चलिए पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद की बात है। देखिए, जिस जनन क्रिया में
दो जीव या जनक की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब कि जिस जनन क्रिया में दो जीवों की आवश्यकता होती है वहाँ पे हमारा कौन सा प्रजनन होता है, कौन सा जनन होता है, हमारा लैंगिक जनन या प्रजनन होता है उसे। देखिए, इसमें संतानें जनकों से भिन्न होती हैं। अभी आप जस्ट हमने इसके पीछे पढ़ा था अलैंगिक प्रजनन में कि इसमें संतानें जनकों के समान होती हैं, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें संतानें जनकों से भिन्न होती हैं, इसीलिए इसे विभिन्नता भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में बात ही चलेगी कि आखिर ऐसा क्या है कि उसमें जो हमारा अलैंगिक जनन है उसमें संतानें जनकों के समान होती हैं, और ऐसा क्या है इसमें लैंगिक प्रजनन में जो इसमें संतानें क्या हैं, विभिन्न रूप से पाई जाती हैं, जनकों के समान संतानें नहीं होती हैं। तो आइए उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। देखिए, लैंगिक जनन में एक नर जनक की आवश्यकता होगी और एक मादा जनक की, और ये जायज़ सी बात है, जो नर का डीएनए होगा वो अलग होगा और जो मादा का डीएनए होगा वो अलग होगा। तो नर और मादा का डीएनए अलग होने के कारण जो संतान उत्पन्न होती हैं वो क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। लेकिन नर में क्या पाया जाता है, शुक्राणु, और मादा में क्या पाया जाता है, अंडाणु। नर में पाया जाता है शुक्राणु और मादा में पाया जाता है अंडाणु। इसे हम नर युग्मज को देखिए, ये नर युग्मज और ये क्या, इसको बोलेंगे हम मादा युग्मज। इसमें जब जनन होगा, प्रजनन, और यहाँ पे फिर दोनों क्या मिलके हो जाएंगे, युग्मनज। प्रजनन के बाद नर युग्मज और मादा युग्मज दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, युग्मनज। जैसे कि ये देखिए, डीएनए इसमें का अलग होगा और इसमें का अलग, इसलिए संतान विभिन्न होगी। अब जैसे एक यहाँ पे आप लोग एक लाल रंग ले रहे हैं और एक सफेद, अगर इनको दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या लाल लाल रंग होगा, क्या क्या एक समान इसके समान रंग वो होगा क्या, जी नहीं, ये क्या होगा आपका गुलाबी। इसी प्रकार जब दो प्रकार के जीव आपस में जनन या प्रजनन करते हैं तो जो संतानें होती हैं इसीलिए विभिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, लैंगिक प्रजनन क्या होता है और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, और जीवन अवधि या जीवन काल क्या पढ़ते हैं। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन जो है उसके कितने प्रकार होते हैं और लैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, सभी को हम एक एक पार्ट में अच्छे से विभाजित करके पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन के प्रकार। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल। तो इसके बारे में आप लोग घर से पढ़ कर आइएगा, अच्छे से घर में पढ़िएगा, और जब हम अगली क्लास लेंगे तो अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में अच्छे से एक एक करके हम पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आप कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे कैसा वीडियो लग रहा है आपको। अगर आपको लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में आप अच्छे से पूछ सकते हैं।